नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, आपने ऐसा कभी देखा है कि एक परिवार है, उस परिवार के पास खाने के लिए खाना नहीं है, घर में डिब्बों में राशन नहीं है, घर के डिब्बे में आटा नहीं है, दालें नहीं है, चीनी नहीं है, चाय पत्ती नहीं है, और उस घर का मुखिया वो लाखों रुपए के कपड़े पहनता हो, करोड़ों रुपए की गाड़ी में चलता हो, और अलग अलग जगह पे अपनी तस्वीरें लगा के प्रचार करने के लिए लाखों रुपया खर्चा कर रहा हो। अगर ऐसा हो तो आप उस परिवार के मुखी के बारे में क्या सोचेंगे? क्या आप महसूस करेंगे कि वो व्यक्ति जो अपने परिवार के सदस्यों को भरपेट खाना नहीं दे पा रहा है, वो उनके लिए जो बेसिक नीड्स हैं, जरूरी सुविधाएं हैं, वो उनके लिए मुहैया नहीं करवा रहा है, तो क्या उस मुखिया को खुद पे इतना खर्चा करने का कोई अधिकार है? वो पूरे परिवार की जो मेहनत की कमाई होती है, उस सारी की सारी कमाई को अगर अपने महंगे महंगे कपड़ों, महंगी महंगी गाड़ियों और महंगे महंगे होर्डिंग लगाने में, अपना प्रचार करने में गंवा देता है, तो आप ऐसे मुखिया को क्या बोलेंगे? मैं बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी की है, जिसमें इसी तरह का कुछ जिक्र है। एक देश जिसमें लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, ऐसे लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, और खुद सरकार मानती है कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ महीनों के लिए 5-5 किलो अनाज सरकार देगी। 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास 5 किलो अनाज खरीदने के पैसे नहीं हैं, और ऐसे देश के जो मुखिया हैं वो खुद किस तरह से, वो लोग जो छोटी छोटी चीज़ें खरीदने के लिए टैक्स देते हैं, 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं तो भी टैक्स देते हैं, 1 किलो चीनी खरीदते हैं तो भी टैक्स देते हैं, घर के छोटे छोटे सामान खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं तो भी टैक्स देते हैं, और उस टैक्स को किस तरह से उस देश के जो मुखिया हैं वो उस पैसे को किस तरह से उड़ा रहे हैं। आइए देखते हैं ये वीडियो। मेरी आपसे विनती है कि अगर इस सच्चाई को हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जितना हो सकता है कोशिश करें कि हम अपने देश के लोगों को जगा पाएं और ये सारी की सारी असलियत उन तक पहुंचा पाएं। आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9256213157, 13-192-562-13-157। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को दबाकर शेयर करेंगे। अंत तक देखिए इस वीडियो को, आपको असल तस्वीर सामने आएगी। मेहरबानी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या यह कल्पना की जा सकती है कि किसी एक व्यक्ति के प्रचार पर हर मिनट 1 लाख रुपए खर्च हो जाएं, और वह व्यक्ति 1 लाख रुपए अपनी जेब से नहीं निकाल रहा हो बल्कि इस देश के टैक्स पेयर का वो पैसा हो, और अगर उस प्रचार में इस देश के भीतर होने वाले चुनाव के प्रचार को भी उस शख्स के प्रचार से जोड़ दिया जाए तो फिर यह 1 लाख रुपए प्रति मिनट बदलते बदलते 2 लाख तक पहुंच जाए, तो आप क्या कहेंगे? और यह सिलसिला कोई 1-2 दिन का ना हो बल्कि बरसों बरस का हो, यानी बीते 6 बरस का सच अगर कुछ ऐसा हो तो फिर आपके जहन में एक सवाल होगा, इतना पैसा किसी व्यक्ति के प्रचार पर क्यों खर्च किया जा रहा है? दूसरा सवाल होगा, यह पैसा जिन्हें दिया जा रहा है वो लोग कौन हैं? और तीसरा सवाल होगा, क्या पैसा इस देश में डेमोक्रेसी को नोटों की गड्डियों तले दबा के किया जा रहा है? यकीन जानिए तीनों सवालों का जवाब आज एक एक करके जरा आपके सामने रखते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इस देश के भीतर में न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, उनको चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, चाहे इस देश के चीफ जस्टिस हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, चाहे इस देश के आईएएस आईएफएस
तमाम अधिकारी हो, इनको जो वेतन मिलता है, जो पूरा सिस्टम चलता है, यहां तक कि जो पार्लियामेंट भी चलती है, जिस पर प्रति मिनट तकरीबन 2,60,000 रुपए खर्च होते हैं, वो पूरा पैसा टैक्स पेयर का पैसा होता है। यानी इस देश के लोगों की कमाई की हिस्सेदारी में वह इस देश को चलाने के लिए जो टैक्स देते हैं, यहां तक कि जो लोग कुछ सामान खरीदते हैं उसमें भी जो इनडायरेक्ट टैक्स दिया जाता है, वही पैसा एक साथ मिलकर इस देश के सिस्टम को चलाता है और भागीदारी सभी की होती है। लेकिन पैसे को खर्च करने में भागीदारी सिर्फ अगर एक व्यक्ति की हो जाए तो आप क्या कहेंगे? और अगर टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका लोगों के हित में ना कर पा रही हो अपने सिस्टम को चलाने के लिए, तो सबसे बड़ी चुनौती इस डेमोक्रेसी में फोर्थ स्टेट पर आती है। और आज हम जिक्र इसी फोर्थ स्टेट का आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि फोर्थ स्टेट का मतलब वह मीडिया है जो जनता के सवालों को उठाता है या सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के असल में हकीकत में जमीन पर क्या असर हो रहा है इसको वो परखता है, या फिर कुछ ऐसे मुद्दे जो इस देश के दूरस्थ इलाकों में या शहरी इलाकों में भी लोगों के सामने होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो प्रोफेसर्स हों, चाहे वो वकील हो, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हो, या फिर किसान ही क्यों ना हो, चाहे खुदकुशी करता हुआ मजदूर किसान की बढ़ती तादाद क्यों ना हो। मीडिया इन मुद्दों को रखता है जिससे सरकार पर एक दबाव पड़ता है, और उस मीडिया को देखते हुए जनता इस बात को गर्व के साथ महसूस करती है कि उसके मुद्दे अब इस मीडिया में आ गए तो सरकार पर दबाव पड़ेगा। लेकिन खेल उल्टा हो गया। खेल यह हो गया कि बीते 6 बरस में सरकार ने सत्ता में आते ही पहला काम यह किया कि हमारे लिए काम करना शुरू करो, सिर्फ हम ही को दिखाओ, हमारी नीतियां ही बताओ, हमारे द्वारा किए गए ऐलान को ही आखिरी सच मान लो, जमीन पर जाकर रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, लोगों से संवाद बनाने की जरूरत नहीं है, उन लोगों के सवाल कोई सामाजिक संगठन, कोई एनजीओ, यहां तक कि अपोजिशन पार्टी भी उठाती है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिखाओगे तो यह जो पैसे और नोटों की गड्डियों की आवाजाही है विज्ञापन के तौर पर वह खत्म कर दी जाएगी। टैक्स पेयर के पैसे से मीडिया नहीं चलता है। मीडिया का कंज्यूमर जनता होती है, जनता उसे देखती है और उसके बाद विज्ञापन दाता जो होते हैं वो पैसा देते हैं, अपने माल को सेल करवाते हैं उस कंज्यूमर के पास, जिस कंज्यूमर को मीडिया देखकर समझ में आता है कि हां ये चीजें ठीक है या गलत है। लेकिन झटके में इस देश के भीतर में अगर ऐसी क्राइसिस की स्थिति आ जाए कि कंज्यूमर का रोल बदल जाए, गवर्नमेंट ही कंज्यूमर हो जाए, गवर्नमेंट ही मालिक हो जाए, वही अपने तौर पर इस रूप में मीडिया को चलाने भी लगे और मीडिया को पैसा भी देने लगे, तो आप क्या करेंगे? इस फोर्थ स्टेट के भीतर उठने वाले सवाल क्या वाकई जनता से जुड़े होते हैं या सिर्फ वाहवाही सरकार की होती है? विपक्ष और पॉलिटिशियंस की स्थिति, जो विपक्ष में बैठे होते हैं उनको दिखाने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो विपक्ष सोचता है हमें कोई देखेगा ही नहीं तो हम सड़क पर क्यों उतरे। यह स्थिति कमोवेश इस देश के तमाम विपक्षी दलों की हो चली है, नेताओं की हो चली है। लेकिन आज इसका जिक्र नहीं, आज तो इस बात का जिक्र कि जरा समझिए कि कैसे मीडिया धीरे धीरे सरकार की गिरफ्त में गया, और सरकार के हिसाब से जब मीडिया चलने लगा तो फिर धीरे धीरे उसने हर उस मुद्दे को उठाना बंद कर दिया जो लोगों से जुड़े थे। उसने धीरे धीरे ड्रामा क्रिएट किया। उसको यह जब महसूस हुआ कि यह सरकार भी फेल हो रही है, सरकार भी सही मुद्दों को उठा नहीं पा रही है, सरकार की बातों में दम नहीं है, तो उसने चीजें और इंटरटेनमेंट की दिशा में जाकर डिरेल्ड कर दी। जैसे मौजूदा वक्त में एक मामला सुशांत का है। आपको यहां पर जानकर हैरत होनी चाहिए, जब मंदिर पूजन, भूमि पूजन हो रहा था 5 अगस्त को, उसको देखने वालों की तादाद 16 करोड़ थी। 16 करोड़ लोग, कोई भ्रम ना पालिएगा, 16 करोड़ घर नहीं, 16 करोड़ लोग देख रहे थे। बीजेपी को वोट मिले थे 23 करोड़। सुशांत मामले को देखने वाला जब औसत निकाला गया एक हफ्ते का, तो पता चला कि इस देश के भीतर में लगभग 18 करोड़ लोग लगातार सुशांत के मामले को देख रहे हैं। तो सुशांत जैसा मामला भी मंदिर पूजन को ओवरलैप कर गया। चीजें जब डिरेल्ड होंगी तो हर स्तर पर होंगी, लेकिन उससे पहले किस तरीके से मीडिया को पहले अपने हाथ में लिया जाता है। मई में सरकार शपथ लेती है, 2014 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं 26 मई को,
और उसके बाद जून 2014 के बाद से इस देश में प्रचार प्रसार का सिलसिला शुरू होता है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा, सीधे सीधे सरकार ने अपने बजट में कितना पैसा प्रचार पे लगा दिया। दूसरा हिस्सा, अलग अलग योजनाओं के जरिए कितना पैसा सरकार ने प्रचार में लगा दिया। तीसरा हिस्सा, इलेक्शन का हिस्सा, राज्यों के इलेक्शन का हिस्सा और 2019 के लोकसभा इलेक्शन का हिस्सा, जिसमें प्रचार में भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ। पहले इसको समझ लीजिए। जून 2014 से मार्च 2015 पहले फाइनेंशियल ईयर में 935 करोड़ 54 लाख रुपए प्रचार के लिए दिए गए, जिसमें टेलीविजन यानी न्यूज मीडिया, न्यूज चैनलों के लिए 448 करोड़ 97 लाख रुपीस था, प्रिंट मीडिया के लिए 424 करोड़ 85 लाख रुपीस था और बाकी आउटडोर पब्लिसिटी का अलग हिस्सा था। अब देखिए वो कैसे सिलसिलेवार तरीके से बढ़ता है। 2015 के अप्रैल से लेकर 2016 के मार्च में वो 935 करोड़ बढ़कर 1171 करोड़ होता है। अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक वो बढ़ के 1263 करोड़ होता है। अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक पहली बार यह कम होता है। सारा ध्यान उत्तर प्रदेश के चुनाव पर जा चुका था, उस प्रोसेस को जिया जा रहा था, वो पैसा वहां पर डाइवर्ट था, तो तकरीबन 1000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लेकिन जब लोकसभा का इलेक्शन आता है, इलेक्शन ईयर में, यह संख्या बढ़कर 18-19 में, यानी अप्रैल 18 से लेकर मार्च 19 तक में बीच में 1585 करोड़ 46 लाख रुपए खर्च होते हैं। अगर इन सब को आप जोड़ देते हैं 5 साल में, तो लगभग ये निकलकर जो आपके सामने आएगा, ये निकलकर टोटल आपके सामने आएगा 5910 करोड़। 5 साल में ये खर्च हुआ है सिर्फ सरकार द्वारा दिए गए बजट का वो हिस्सा जो प्रचार के लिए ही दिया गया, जिसको आरटीआई से निकलवाया गया। सरकार ने कहा हां हमने इतना इतना खर्च किया है। इतने दिनों में, यानी जिस वक्त सरकार बनी तब से लेकर दिसंबर 2019 तक टोटल दिन जो होते हैं वह 2039 दिन होते हैं। जब हमने 2039 दिनों से डिवाइड किया 5910 को, तो पैसा जो निकल कर आया वो प्रतिदिन 3 करोड़ 18 लाख 78,371 रुपए। यह प्रतिदिन के प्रचार का खर्चा है बीते 6 साल का। 3 करोड़ 18 लाख, जी शॉर्ट टर्म में लेते हैं, 1000 और रुपया छोड़ देते हैं। उसको जब 1 घंटे में कन्वर्ट किया तो पता चला कि 13,28,000 रुपए प्रति घंटे खर्च किए जा रहे हैं। और उसको जब मिनट में कन्वर्ट किया तो 1 मिनट में 22,137 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे थे, यानी 22,137 रुपए खर्च किए जा रहे थे। 22,137 रुपए सरकार ने अपने बजट में दिखला दिया। उसके बाद आइए, जो योजनाएं अलग अलग मंत्रालयों के जरिए चुनाव प्रचार होता है, तस्वीर एक ही शख्स की रहती है, वो शख्स प्रधानमंत्री है। चाहे इस देश में डिजिटल इंडिया हो, चाहे स्वच्छता भारत हो, यानी किसी भी रूप में शौचालय बन रहा हो, या फिर इस देश में डिजिटलाइज करने के लिए कोई बड़ा सा पिलर लग रहा हो, सब में प्रधानमंत्री की तस्वीर रहती है। उस पर खर्च जो आ रहा था वो तकरीबन 50,000 करोड़ का खर्च प्रचार के लिए अपने तौर पर हर महीने खर्च आने लगा। 50,000 रुपए 50 लाख रुपए हर महीने खर्च आ रहा है। और उसको जब बढ़ाते बढ़ाते सिलसिला आगे बढ़ा तो पता चला कि जो पहला बजट का हिस्सा था उस पे खर्च जो हो रहा था वह अगर 6,500 करोड़ रुपए 5 साल में खर्च हुए, तो जो योजनाओं पे खर्च था वह तकरीबन 10,000 और जोड़ दीजिए, 16,500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे। यह स्थिति को थोड़ा और आगे बढ़ाइए। इस देश में 2014 से 2019 तक जितने भी राज्यों में चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव के पहले तक, उसका जब खर्चा निकाला गया तो उसमें पता चला कि वह खर्चा तो कहीं ज्यादा बढ़ गया है। और प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार के हिस्से में प्रतिदिन जो खर्चा निकल कर आ रहा था वह तकरीबन 50,78,273 करोड़ का था, यानी प्रति मिनट जो निकल कर आने लगा वह भी पार कर गया, वो तकरीबन 75,000 रुपए तक हो गया। इन सबको जोड़ते चले जाइए। इसने कमाल की स्थिति लाकर पैदा कर दी लोकसभा चुनाव के वक्त। भारत में लोकसभा चुनाव सबसे कॉस्टली हुआ वह 2019 का।
अलग अलग राय अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए निकल कर आई। तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए का जिक्र दो संस्थानों ने किया। सेंट्रल फॉर मीडिया स्टडीज ने किया अपने तौर पर, उसने जानकारी दी, और एडीआर ने अपने तौर पर जानकारी दी। उन्होंने कहा लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उसके बाद दूसरी स्थिति निकल कर आई कि इसके भीतर हमने खोजा कि विज्ञापनों पर कितना खर्चा हुआ है, तो पता चला 20 से 25,000 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च हुआ है। इन सब को जोड़ते जोड़ते ये जानकारी आई कि जो देश में चलने वाली न्यूज चैनल हैं और जो अखबार है, इनको दरअसल इतना पैसा मिलता रहा सरकार से, या कुछ पैसा अभी तो मिला नहीं है, कुछ एडवांस कुछ दिया गया 2018 के बाद से एडवांस रुक भी गया, लेकिन फिर भी इतना पैसा दिया जाने लगा कि जो टीआरपी का पैसा था वह टीआरपी के पैसे को ओवररूल्ड कर गया, यानी सरकार ज्यादा पैसा दे रही थी। न्यूज चैनलों का जो 2000 करोड़ का बजट है, जो न्यूज चैनलों को टीआरपी के जरिए जो विज्ञापन से पैसा मिलता है, उसको जब नापना हमने शुरू किया तो पता चला कि उससे दुगना पैसा हर बरस सरकार ही अपने प्रचार के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दे रही थी, इसी लहजे में प्रिंट मीडिया को दे रही थी, इसी लहजे में रेडियो को दे रही थी। यहीं से वो सवाल निकल कर आता है, क्या वाकई डेमोक्रेसी के भीतर में जनता के सवाल कोई मायने नहीं रखेंगे? क्योंकि सरकार ने एक नीति का ऐलान किया, उस नीति का ऐलान के लिए वो जनता के बीच में गई और बताया कि हम कमाल का काम कर रहे हैं, हमने आपके लिए ये कर दिया, और मीडिया से कहा आप इसको दिखाइए, और उसको विज्ञापन में भी तब्दील कर दिया अलग अलग तरीके से, और उस विज्ञापन को दिखाना और सरकार की बात को कहते हुए वही बात जनता को दिखाई गई। जनता के दिमाग में धर करने लगा कि दरअसल सरकार भी कह रही है, मीडिया भी कह रही है, अब क्या होगा, इसका मतलब ठीक कहा जा रहा है। इसमें एक तीसरी स्थिति आई। जब स्थिति बिगड़ने लगी तो कुछ लोग बीडीओ ऑफिस पहुंचते हैं ग्रामीण इलाकों में, कुछ अपने यहां के कलेक्टर के यहां पहुंचते हैं, कुछ विधायक के यहां पहुंचते हैं, कुछ सांसद के यहां पहुंचते हैं। सत्ताधारी विधायक और सांसद ने जब इन आवाजों का जिक्र दिल्ली में आकर संसदीय दल की बैठकों में करना शुरू किया कि यहां से हम ऐलान कर देते हैं, लेकिन जमीन पर स्थिति नाजुक है, हमें वोट नहीं मिलेगा, तब यह कहा गया आप उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि वोट का खेल कैसे इस देश में प्रचार प्रसार के साथ मानसिकता को डाइल्यूट करके हो सकता है, यह खेल हमने खेल लिया है। और यहीं से यह बात निकली कि क्या वाकई इस देश में फेसबुक को भी मैनेज किया गया और इस देश के भीतर में सोशल मीडिया को भी मैनेज कर दिया जा रहा है। यहां पर यह समझना चाहिए कि भारत की स्थिति अमेरिका वाली नहीं है। भारत के भीतर में लगभग 28 करोड़ लोग फेसबुक अकाउंट खोला हुआ है उन्होंने, और लगभग 40 करोड़ लोगों ने 40 करोड़ अकाउंट जो है वो व्हाट्सएप के अकाउंट है। ये अकाउंट्स हैं, लोग नहीं हैं। और दूसरा सच यह है कि भारत के भीतर में जो टेलीविजन है वह तकरीबन इस देश में 20 करोड़ घरों तक पहुंचता है, और 20 करोड़ घरों का मतलब माना जाता है लगभग 85 करोड़ लोग टेलीविजन के दायरे में आते हैं। तो भारत में सोशल मीडिया से कहीं ज्यादा असरकारक टेलीविजन मीडिया है, 85 करोड़ लोगों तक इसकी पहुंच है। लेकिन इसका दूसरा सच क्या है? इसका दूसरा सच है कि 45 करोड़ लोगों के यहां नहीं भी पहुंचता है। तीसरा सच क्या है? तीसरा सच है कि सरकार द्वारा दिखाए गए प्रचार प्रसार को कोई कितना देखता है, या सरकार जिन माध्यमों को जिक्र करती है, कि जैसे राम मंदिर का हमने आपसे जिक्र किया, राम मंदिर भूमि पूजन को सबसे ज्यादा लोगों ने देखा, और इसको बाकायदा प्रसार भारती ने जब जारी किया तो उसने बताया 16 करोड़ लोगों ने देखा। बीजेपी को वोट कितने मिले थे? बीजेपी को 2019 में वोट मिले थे 23 करोड़। भूमि पूजन कितनों ने देखा? 16 करोड़ लोगों ने। इससे भी बात हल नहीं होगी। दरअसल इस दौर में चीजें जो डाइल्यूट होनी शुरू हुई, सबसे बड़ी डाइल्यूशन की स्थिति आई जीएसटी के बाद। नोटबंदी में तो जो लोग मर रहे थे उसको मीडिया ने छुपा लिया, क्योंकि उस दौर में पैसे की आवाजाही थी। जीएसटी ने पहली बार मीडिया के सामने एक सवाल खड़ा किया कि अगर इस देश का व्यापारी खत्म हो जाएगा, बिजनेसमैन खत्म हो जाएगा, और धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ते बढ़ते जब कॉर्पोरेट तक पहुंची, तो ये सवाल निकल कर आया कि अगर वहां से पैसे की आवाजाही रुक जाएगी तो मीडिया कैसे चलेगी। तब मीडिया ने एक दूसरा रास्ता पकड़ा। सरकार को लोग देखना नहीं चाह रहे थे तो सरकार को कम दिखाया, लेकिन ऐसे इश्यूज को उठा दिया जिन इश्यूज में ड्रामा था, ट्रेजेडी थी, एक थ्रिल था, और इसकी पराकाष्ठा होते होते ये सुशांत के मामले तक हम लोग पहुंच गए। इस दौर में इस देश में क्या कोई मामले नहीं है? यह सवाल आपके जहन में होना चाहिए, और यह सवाल होगा भी आपके जहन में कि क्या यह स्थिति नहीं थी।
हमने जब इसका हिस्सा निकाला कि किस रूप में सुशांत को दिखाया जा रहा था, तो वो आंकड़ा भी बड़ा दिलचस्प निकल कर आया, क्योंकि इसमें हमें जानकारी निकल कर आई कि एक चैनल ने तकरीबन जो टीआरपी निकल कर आई 32वें हफ्ते की, उसमें इस जानकारी मिली कि दरअसल एक खास चैनल ने 24 घंटे में से 15 घंटे तक सिर्फ सुशांत की खबर को दिखाया। उस एक हफ्ते का लाभ उसको यह हुआ कि उसमें तकरीबन 2 से 2.5% की वृद्धि हो गई, और दूसरे चैनल में लगभग 1 से 1.5% की गिरावट आ गई, जो बाकी चैनल 6 से 8 घंटे दिखा रहे थे। और जो पिछले थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार के दिन टीआरपी की रेटिंग आती है, उसके बाद से आप ध्यान देखिए, टीवी खोल के देखिए, सिर्फ आपको सुशांत की खबर मिलेगी, क्योंकि लोगों ने यह मान लिया कि दरअसल यह खबर ही लोग देख रहे हैं। लोगों ने नहीं माना, मीडिया चैनल ने माना, अब यही खबर देखी जाएगी, बाकियों को दिखाने का मतलब नहीं है, क्योंकि टीआरपी इसी पे है और टीआरपी के जरिए विज्ञापन दाता इसी के जरिए पैसा देंगे। क्योंकि इस बीच का एक सच यह भी है कि सरकार की हथेली खाली है, सरकार का खजाना खाली है। तो जो पुराना पैसा था विज्ञापनों का, वह भी करीब कई हजार करोड़ का है। जो बकाया है प्रिंट का, टेलीविजन मीडिया का, वह भी सरकार दे पाने की स्थिति में नहीं आ पा रही है, नहीं दिया है अभी तक। तो इन लोगों ने फिर वैसी खबरों को दिखाना शुरू किया जिसमें सरकार से जुड़े मुद्दे ना आते हों, क्योंकि वो बकाया की रकम भी चाहिए, सरकार के खिलाफ भी नहीं जाना है, जनता के मुद्दों को उठाना भी नहीं है, और किसी तरह की कोई तकलीफ सरकार को ना हो, इस दिशा में ध्यान देना शुरू किया। अब कमोवेश हर चैनल जो फर्स्ट 5 का टीआरपी रेट में आता है, उसमें आप देखिएगा तो लगभग 16, 15, 16, 17, 18 घंटे तक दिखाया जा रहा है। लेकिन सवाल है, ये लोग दिखाते क्या हैं? अब आप देखिए, और क्या दिखाना चाहिए यह भी हम हिस्से में आते हैं। जैसे सुशांत को लेकर उसका प्यार दिखलाते हैं, उसके मित्र की जानकारी देते हैं, उसके साथियों की जानकारी देते हैं, सहयोगियों की जानकारी देते हैं, साथ काम करने वालों से पूछताछ करते हैं, परिवार के सदस्य कौन थे, घर का नौकर कौन था, खाना बनाने वाला कौन था, घर का ताला किसने तोड़ दिया, एम्बुलेंस वाला कौन था, ड्राइवर कौन था, घर में कौन आता था, फिर फोन के डिटेल्स लेकर आते हैं, आधे घंटे वही चलता है, बैंक स्टेटमेंट आता है, किसका पैसा किधर गया यह भी निकल कर आता है, उसने कहां कहां सफर किया यह भी निकल कर आता है, उसके कुछ पुराने वीडियोस निकल कर आते हैं। थोड़ा सा सीरियस होते हैं तो बॉलीवुड में घुसते हैं, बॉलीवुड के लोगों से चकाचौंध थोड़ी और जोड़ते हैं। कुछ सीरियस होते हैं तो फिर मुंबई पुलिस के दायरे में लेकर आते हैं, वो क्या कर रही थी, कैसी जांच। और सीरियस होते हैं तो इसमें पॉलिटिकल एंगल आता है, बिहार में चुनाव को जोड़ा जाता है सुशांत से, राजनीतिक एंगल महाराष्ट्र के भीतर में शिवसेना का क्या है उसको भी जोड़ा जाता है, और भी केसेस होते हैं तो सीबीआई की पुराना हिस्ट्री क्या रहा है, उससे पहले जो वहां पर एक और महिला की जो डेथ हो गई थी, रिया खान कुछ, उसकी जो डेथ हो गई थी, उसको लेकर निकल कर आते हैं, जो निशब्द फिल्म में थी अमिताभ बच्चन के साथ, उसकी जांच में क्या हुआ, उसको तो महाराष्ट्र पुलिस ने भी जांच। ये एंगल्स हैं, खबरों के एंगल, जो हर 15 मिनट आधे घंटे के स्लॉट्स बनाते चले जाइए, चलते चले जाएगा। यहां से सवाल आया, क्या वाकई इस देश में खबरें नहीं बची हैं? मौजूदा वक्त में नीट और जी को लेकर सबसे ज्यादा इस देश का युवा परेशान है। परीक्षा नहीं होनी चाहिए, सरकार कह रही है कराएंगे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कराएंगे। सवाल बच्चों के उठाइए, कंटोनमेंट जोन कल हो जाएगा उनके इलाके में, तो परीक्षा देने कैसे जाएंगे, एग्जामिनेशन सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे, जो परीक्षा का परिणाम, अगर इन सब से आप ऊपर भी जाएं तो अगला सवाल यह है कि इस देश में परीक्षा का परिणाम निकलेगा तो स्टूडेंट्स के सामने कैसा भविष्य है। सरकार की मुसीबत यह हो गई है कि दरअसल एक लॉट नहीं निकलेगा तो दूसरा लॉट तब तक तैयार हो जाएगा, यानी जो अगले बरस के जिन्होंने नीट और जी देने, तब दोनों एक साथ मिल जाएंगे। तब हम इस देश में साइकिल कैसे चलाएंगे, जो एक करप्ट साइकिल इस देश के भीतर में चलती रहती है और लोग उसी में खोया रहता है। यह साइकिल अगर रुक गई, इस दौर की महामारी ने इकोनॉमिक्स की साइकिल तो रोक दी है, इकोनॉमी इस देश की ठहर गई है, तो सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं, अब देश को चलाएं कैसे। जीडीपी नेगेटिव में जा रहा है, कोर सेक्टर का पूरा प्रोडक्शन नीचे में जा रहा है, डेवलपमेंट करने की स्थिति में नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति नहीं है, बैंक कंगाल हो गए, बड़ी मुश्किल में है सरकार। अब ऐसे में स्टूडेंट्स में अगर वो परीक्षा नहीं लेगी तो फिर अगला लॉट कल को तैयार हो जाएगा, जो अब वहां से निकलेगा 12th करके, ग्रेजुएशन करके। उसके लिए आपके पास क्या उपाय होगा? बाजार में नौकरी है नहीं। इस दौर में जो होटल मैनेजमेंट था, टूरिज्म था, एविएशन सेक्टर था, ऑटो सेक्टर था, पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। आप उसको रिवाइव करने की सोच भी नहीं पा रहे हैं। आईआईटी, आईआईएम क्या चल रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या चल रही है, जेएनयू क्या चल रहा है, बीएचयू क्या चल रहा है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी क्या चल रही है, जामिया क्या चल रहा है, सारे यूनिवर्सिटीज ठप पड़ी हुई है। आपके पास कोई विजन नहीं है, कैसे चलाएंगे।
टेलीविजन न्यूज चैनलों को बताना चाहिए, सरकार पे दबाव बनाना चाहिए कि ऐसे इश्यूज है, आप इन पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं। आप अब भी अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और सोचिए किसी की स्थिति, चाहे वो स्कूल कॉलेज की स्थिति हो, व्यापारियों की स्थिति हो, छोटे हॉकर्स की स्थिति हो, किसानों की स्थिति हो, डीजल की कीमत बढ़ी तो किसानों पर क्या असर होगा, दोबारा संकट बीज और खाद का है, और दोबारा खुदकुशी और भुखमरी की स्थिति किसानों और मजदूरों में डेवलप हो रही है, लेकिन यह खबर नहीं होगी। बैंक मर्जर से बैंकों की स्थिति कितनी नाजुक हो गई है। आरबीआई जो लगातार नोट जिससे छपवा के इस देश में इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है और बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट रेट भी इन्फ्लेशन से अब कम हो गया है, तो लोगों के पास जो संपत्ति है वह तो कीमत कम होती जाएगी। मीडिया ये काम नहीं करेगा। यानी लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए और एक सिस्टम को बैलेंस बनाए रखने के लिए जो होना चाहिए था उससे सबने आंख मोड़ लिया। गुनाहगार के तौर पर मीडिया फोर्थ स्टेट शायद सबसे बड़ा गुनाहगार हो सकता है, क्योंकि सत्ता में आया शख्स तो सत्ता को लेकर लगातार चाहेगा ही कि उसकी हथेली में सत्ता रहे। वो क्यों नहीं चाहेगा कि वो तानाशाह हो जाए, वो क्यों नहीं चाहेगा कि हर कोई करप्ट हो जाए। सवाल यही है कि जो इंस्टीट्यूशंस अपने तौर पर काम कर रहे थे वह अगर खत्म हो जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे। आज खबर आ गई कि जस्टिस गोगोई जो पार्लियामेंट्रियन हो चुके हैं, आने वाले वक्त में असम के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे। अब कल्पना कर रहे हैं कि हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे पॉलिटिकलाइज हो जाएं। कोई भी कहीं से आकर बोलेगा कि अच्छा आपकी कोई साख है, कोई वीसी बोल दे, कोई जस्टिस बोल दे, कोई सीबीआई का डायरेक्टर बोल दे, किसी अखबार या न्यूज चैनल का संपादक बोल दे। पॉलिटिशियन क्या बोलेगा, चुनाव लड़ लीजिए, चुनाव लड़कर देख लीजिए। हमसे कहा जाता है आप चुनाव क्यों लड़ लेते हैं अगर आपकी बात में इतना दम है। यानी चुनाव ही इस देश का आखिरी मंत्र है, और चुनाव में सत्ता पाने के बाद खुद को टिकाए रखने के लिए आपने एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि नोटों की गड्डियां भी आप दे रहे हैं, वो टैक्स पेयर के पैसे के जरिए प्रचार करते हुए इस देश में डेमोक्रेसी को दफन किए जा रहे हैं। एक ऐसी स्थिति आ गई है, यकीनन ऐसी स्थिति आ गई है, क्योंकि यह डराने वाली स्थिति मौजूदा वक्त में इसलिए डराती है क्योंकि यह कल्पना के परे है। 1 मिनट में इलेक्शन के खर्चे को जोड़ दीजिएगा तो 2 लाख रुपए, 1 घंटे में इलेक्शन के खर्चे को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो तकरीबन 33 लाख रुपए। यानी 1 मिनट में 2 लाख रुपए तक आता है, 1 घंटे में 33 लाख, 1 दिन में वो बढ़ते जा रहा है, कैसे एवरेज के हिसाब से बढ़ते चले जाइए, वो लगभग 12 करोड़ हो जाता है। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पता चलता है कि इस देश के भीतर में लाखों करोड़ रुपया सिर्फ प्रचार पर ही खर्च हुआ है। यानी एक ऐसी भ्रम की स्थिति देश में प्रचार प्रसार के जरिए बनाने के लिए फोर्थ स्टेट को भी अनुकूल कर लिया गया। क्या इस देश के एडिटर्स को मीडिया की साख बचाए रखने के लिए या फोर्थ स्टेट इंस्टीट्यूशन की साख बचाए रखने के लिए सामने नहीं आना चाहिए? क्या इस देश की न्यायपालिका में चीफ जस्टिस को निकलकर नहीं आना चाहिए? क्या इस देश के भीतर में जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं ऊपर में, क्या उनको नहीं कहना चाहिए? लेकिन नहीं, एक ऐसी स्थिति बना दी गई है जिसमें जो सत्ता पे बैठा हुआ टिप ऑफ द व्यक्ति है उसके प्रचार प्रसार से लेकर एक हवा पूरे देश में आप क्रिएट करते चले जाइए और बताते चलिए कि यही है, तो उसके बाद लोग क्या कहेंगे, हाँ यही है। महात्मा गांधी का कोट याद रखिए आखिर में, जनता जब ऐसी स्थिति में आ जाए कि राजा भी कह दे कि आज से हम तुमको गुलामी से मुक्त करते हैं और जनता कहे नहीं नहीं हम तो गुलाम ही रहना चाहेंगे, तो इसका मतलब है कि आपका पूरा डेमोक्रेसी का सिस्टम खत्म हो चला है। इसी सिस्टम को जनता अनुकूल बनाने की जरूरत है, इसी को ठीक करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।